नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के सामने वैद्युत क्षेत्र एवं गॉस की प्रमेय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को करने के बाद आप यह सीखेंगे कि इन प्रश्नों को करने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो आइए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि दो बिंदु आवेश +q और -4q को d दूरी पर रखा गया है। दोनों विपरीत आवेश हैं और दोनों के बीच की दूरी है d। और यह पूछा गया है कि इनमें वैद्युत क्षेत्र किस स्थान पर शून्य होगा। ऐसा कौन सा स्थान जहाँ वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, तो हमें बस वो परिसर बताना है, या तो बीच में होगा या फिर दाईं तरफ या बाईं तरफ का कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र शून्य है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला पता होना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि E जो है ये अनुपाती है Q/r² के, चूँकि 1/4π एक नियतांक है। तो यहाँ से बस Q और r² के बीच का हम लोग रिलेशन देखेंगे। तो मान लेते हैं कि धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E+ है और ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E- है। तो सबसे पहले एक बिंदु लेते हैं दोनों के मध्य में, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है ये M मतलब मिडिल। तो ये एक बिंदु बीच में है। यहाँ पर देखेंगे धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E+, जो कि है धनावेश से बाहर की ओर, और ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यह होगी E-, यह भी इसी दिशा में है। चूँकि दोनों एक ही दिशा में है इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। इसका अर्थ है कि इनके मध्य में कोई भी ऐसा बिंदु नहीं होगा जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य हो। अब हम विचार करते हैं दाईं तरफ, एक बिंदु है R। यहाँ पर देखते हैं कि धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E+, ये है बाहर की ओर, और ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है ये ऋण आवेश की ओर है। तो यहाँ पर दोनों जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हैं ये विपरीत हैं। तो यहाँ पर भी शून्य हो सकता है, पर होगा या नहीं होगा ये आगे चल के देखते हैं। अब ये तीसरे ऑप्शन पर जाते हैं जो कि ये बाईं ओर है L। यहाँ पर भी देख सकते हैं E+ और E-। E+ है प्लस के कारण बाहर की ओर, और E- है ऋण आवेश के कारण जो कि आवेश की ओर। यहाँ पर भी दोनों विपरीत हैं, तो यहाँ पर भी शून्य हो सकता है। शून्य होने की सबसे पहली शर्त क्या है कि E+ और E- ये दोनों विपरीत और परिमाण में बराबर होने चाहिए। तो देखेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है ये Q/r² पर निर्भर करती है। इसका मतलब है जिस आवेश के लिए आवेश का मान कम है उसके लिए दूरी का मान भी कम होगा, तभी Q1 और r1² बराबर हो पाएगा Q2 और r2²। -4Q यह आवेश का परिमाण अधिक है इसलिए इससे दूरी अधिक होनी चाहिए, और +Q आवेश यह परिमाण कम है इसलिए इससे दूरी कम होनी चाहिए। इसका अर्थ है केवल बाईं तरफ ही ऐसा बिंदु होगा जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होगी। तो इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं, तो ऑप्शन में बी ऑप्शन सही होगा कि Q के बाहर। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। एक चालक गोले को आवेश दिया जाता है, गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र होगा। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वह आवेश सदैव उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। चूँकि आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो गया है, इसका अर्थ है इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है। तो अब हम यहाँ से गॉस की प्रमेय लगाते हैं। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि जो वैद्युत फ्लक्स है वह किसी पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं अंदर कोई आवेश नहीं है जिसके कारण अंदर कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा, और अंदर कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं है जिसके कारण कोई वैद्युत क्षेत्र तीव्रता नहीं होगी। इसके कारण हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, अर्थात हर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होगी। इसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि तीसरा उत्तर सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए और माध्यम का परावैद्युतांक 4 हो जाए तो कूलाम बल क्या होगा। तो कूलाम बल का फार्मूला होता है 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। इसका मतलब है जो हमारा कूलाम बल है ये निर्भर करता है 1/K पर, और दूसरा है दूरी की अगर बात की जाए तो ये 1/r² पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि परावैद्युतांक 4 हो जा रहा है, तो सबसे पहले यहाँ से परावैद्युतांक 4 गुना हो गया, 1/4 हो जाएगा, और दूरी 2 गुनी कर दी जा रही है। इसका मतलब दूरी 2 गुनी है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे इसको करेंगे 1/4 × 4 1/16। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ये 1/16 गुना होगा। अगला प्रश्न है समान आवेश के कारण जिन बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है उन बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या होगा। तो अगर कोई दो आवेश हैं समान हैं, मान लेते हैं दोनों धनावेश या दोनों ऋणावेश, एक स्थिति मान लेते हैं दोनों धनावेश +Q और -Q, तो वैद्युत क्षेत्र वहाँ पर शून्य होगा जहाँ पर Q/r² दोनों के लिए समान होगा। तो इसका मतलब दोनों बिंदुओं के दूरी जो है वो समान होनी चाहिए। इस बिंदु से दोनों आवेशों की दूरी समान होनी चाहिए क्योंकि दोनों के आवेश समान हैं। अतः यह कहाँ पे होगा, मध्य में होगा।
तो अब यह बताना है कि यहाँ पर वैद्युत विभव जो है यह अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा। तो इसके लिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी है 6 मीटर। कितनी दूरी है? 6 मीटर। तो अब 6 मीटर में मान लेते हैं कोई एक आवेश है, वह 1 मीटर दूरी पर रखा गया है, तो दूसरे आवेश से इसकी दूरी हो जाएगी, इस बिंदु की दूरी हो जाएगी 5 मीटर। दूसरी स्थिति मान लेते हैं कि कोई बिंदु ऐसा लेते हैं जो कि पहले आवेश से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए दूसरे आवेश से कितने मीटर की दूरी पर हो जाएगा? 4 मीटर की दूरी। ऐसा ही कोई तीसरी स्थिति लेते हैं कि वह बीचों बीच में रखा गया है, अर्थात दोनों आवेश से उसकी दूरी हो जाएगी 3 मीटर और 3 मीटर। अब यहाँ से वैद्युत विभव का फार्मूला देखते हैं क्या होता है। 1/4πε0 Q1/R1 प्लस 1/4πε0 इंटू Q1/R2। यहाँ से हम लोग क्या दे सकते हैं? 1/4πε0, दोनों आवेश समान है इसलिए इसको क्यों कर सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से तीनों स्थितियों में मान रख के देखते हैं। 1/1 प्लस 1/5, 1/2 प्लस 1/4, 1/3 प्लस 1/3। तो ऐसे कितने भी हम लोग जोड़े बना लें, लेकिन जो ये अगर ये मध्य बिंदु पर रखा जाएगा तो इसका मान सबसे न्यूनतम निकलता है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो वैद्युत विभव होगा वह न्यूनतम होगा। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन सी सही है। अगर इसका डिटेल वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में बताएं। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक बंद सतह के भीतर कुल आवेश शून्य है, उस सतह से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो यहाँ से हम लोग गॉस की प्रमेय जानते हैं सभी लोग। निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो यहाँ से फाई बराबर सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। उसके अंदर कोई आवेश नहीं, इसका मतलब सिग्मा क्यू का मान 0 दिया हुआ है, तो 0/एप्सिलॉन नॉट बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग शून्य लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र दूरी r पर किसके समानुपाती है? तो मान लेते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। इसके अक्ष पर कोई एक बिंदु है, ये बिंदु P। यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो किस पर निर्भर करेगा? मान लेते हैं इसकी दूरी ये r है, तो इसका फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू 2p/r³। इसका अर्थ है कि ये अनुपाती होता है 1/r³ के। तो यहाँ से तीसरा उत्तर सही है। अगला प्रश्न, किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो वैद्युत विभव शून्य होने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? मान लेते हैं 2 कंडीशन ले रहे हैं। सबसे पहले, अगर कहीं पर आवेश शून्य है तो उसके कारण वैद्युत विभव शून्य होता है। ठीक, तो यहाँ से अगर आवेश शून्य है तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा, तो वैद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा। दूसरी स्थिति लेते हैं कि अगर 2 विपरीत आवेश ले लें और उनके मध्य में देखेंगे तो वहाँ पर वैद्युत विभव, चूंकि दूरी बराबर है और आवेश विपरीत है, इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। लेकिन इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होगी, क्योंकि प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी धन आवेश से दूर, और ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी ये होगी ऋण आवेश की ओर। तो दोनों तीव्रताएं एक दिशा में होने के कारण ये दोनों जुड़ जाएंगी, जिसके कारण यह शून्य नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि अगर वैद्युत विभव शून्य है तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य भी हो सकती है और अशून्य भी हो सकती है, अर्थात ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए वैद्युत द्विध्रुव पर कुल बल। तो मान लेते हैं कोई ये वैद्युत क्षेत्र है E और इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, एक आवेश का परिमाण प्लस क्यू और दूसरे आवेश का परिमाण माइनस क्यू। तो एक पर जो धन आवेश है उस पर जो बल लगेगा वो लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और जो ऋण आवेश है उस पर बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। चूँकि दोनों आवेश के परिमाण समान है इसलिए बल के परिमाण भी समान होंगे, लेकिन आवेश की प्रकृति विपरीत है इसलिए जो बल हैं वो भी विपरीत दिशा में लगेंगे। अब इस पूरे निकाय पर जो 2 बल लग रहे हैं वो दोनों बराबर एवं विपरीत दिशा में, इसलिए परिणामी बल शून्य हो जाएगा। हालांकि इसमें बल आघूर्ण लगेगा पर परिणामी बल शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पे बल पूछ रहा है इसलिए बल शून्य होगा। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं? तो मान लेते हैं ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, अगर ये एक दूसरे को काट रही हैं, अगर ये एक दूसरे को काटेंगी तो यहाँ पर से हम लोग देख सकते हैं इस बिंदु पर, जहाँ पर ये कटान बिंदु है, इस बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। क्योंकि 2 स्पर्श रेखाएं 2 दिशाओं को व्यक्त करती हैं, इसलिए किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं नहीं हो सकती, इसलिए यह निष्कर्ष गलत है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि एक बिंदु पर क्षेत्र की एक ही दिशा होती है इसलिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तीसरा ऑप्शन सही है। यदि किसी चालक को आवेश दिया जाए तो आवेश स्थित होता है, तो ये पहले भी बताया जा चुका है।
कि यदि किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश सदैव उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, अर्थात केवल सतह पर वितरित हो जाता है, इसलिए तीसरा उत्तर सही है। आप सभी को उम्मीद करता हूँ ये सभी समझ में आया होगा। धन्यवाद।